दोस्तों 2014 ही वो पहला साल था जिसमें बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस पार्टी हैज डन प्रीटी बैडली। ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी में अपना भरोसा जताया है। ये पूर्ण बहुमत इसलिए भी सफल हुआ क्योंकि बीजेपी को लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी, एक ऐसे मास पॉपुलर नेता जिनको ना ही पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया बढ़ते भारत के लीडर के तौर पर देख रही थी। ये एक ऐसा नेता भी थे जो कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत की दशा और दिशा बदलने वाले थे। हम इस बात पे बाद में बात करेंगे कि उन्होंने पिछले 12 साल में क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि आज सवाल ये है नरेंद्र मोदी के रिटायर के बाद आखिर भारत और बीजेपी की बागडोर कौन हाथ में लेगा। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान जो कि 75 साल का हुआ है उसको बीजेपी से रिटायर करना पड़ेगा और मार्गदर्शन मंडल में जाना पड़ेगा। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेता अपने जूनियर को एडवाइस तो दे सकते हैं पर पार्टी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। क्या बीजेपी में एक ऐसा समय आ चुका है जब पावर ट्रांसफ़र होगी, जब नरेंद्र मोदी को अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी और एक ऐसा नेता उभरेगा जो बीजेपी को लीड करेगा? सवाल बहुत है, पर ये चेहरा है कौन? क्या ये चेहरा अमित शाह है या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के पास अभी और बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि उन्होंने अभी तक खेले ही नहीं हैं? चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि क्यों और कौन बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ इस रेस में इसलिए सिर्फ आगे हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के मास्कॉट लीडर है। उन्होंने बीजेपी को हिंदुत्व का एक नया चेहरा दिखाया जिसको नए नाम बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया। एक ऐसा बुलडोजर बाबा जो कि यूपी के अंदर सुशासन लाने में सफल रहा। लेकिन क्या रीजन है कि योगी आदित्यनाथ इस रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और ये भी हो सकता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में लगातार बढ़ती हुई लड़ाई, और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता। दिल्ली और लखनऊ बीजेपी के दो कैंप्स है। दिल्ली कैंप्स को लीड करते हैं अमित शाह और लखनऊ कैंप्स के लीडर है योगी आदित्यनाथ। लेकिन मेन लड़ाई क्या चीज़ है? क्या आपने इस लड़ाई के बारे में कभी सुना भी है? शायद अगर आपने नहीं सुना तो इस लड़ाई का पिक था 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी लिस्ट दी थी कि यूपी में 80 किन भाजपा नेता को लड़ाया जाए, बल्कि इस सारे के सारे लिस्ट को दखल अंदाज करते हुए बीजेपी ने अपनी यानी अमित शाह ने खुद की एक लिस्ट भेजी यूपी को कि इन लोगों को लड़ाना है लोकसभा के चुनाव में। ये लोकसभा के चुनाव में क्योंकि अमित शाह ही हमेशा से बीजेपी की बागडोर को कहीं ना कहीं हैंडल करते आए हैं तो उनकी बात को सुना गया और जो लोगों को भेजा गया जो बीजेपी में लड़े यूपी से, उनमें से ज़्यादातर लोग हार गए। इन हार का ठिकरा तो फोड़ा गया योगी आदित्यनाथ पे, पर ये लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने कभी बनाई ही नहीं थी। ये लिस्ट बनाया गया था अमित शाह के द्वारा। और क्या अमित शाह इस बात को जानने में असफल रहे कि कौन जीत सकता है और कौन नहीं? क्योंकि जब भी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, जब भी मार्जिन बहुत कम होता है, तब कैंडिडेट की उम्र, जात और कास्ट और रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी इलेक्शन जीतने में। अमित शाह को सब पता था, पर उन्होंने जानबूझ के एक ऐसी लिस्ट भेजी जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट हार जाए। क्यों? क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नए मास्कॉट लीडर बन जाए, क्योंकि अमित शाह पिछले कई दशकों से बीजेपी को लीड करते आए हैं और कहीं ना कहीं उनका भी एक सपना है कि बीजेपी को अगले दौर में वही लेके जाए। पर यह भी हो सकता है आपको मेरी एक थ्योरी, एक कहानी लगे, एक ऐसी कहानी जिसमें ज़्यादा सच नहीं है, तब मैं आपको और ज़्यादा फैक्ट्स दे सकता हूँ कि क्यों ये थ्योरी, ये रियलिटी ज़्यादा है। 2024 के बड़ी हार के बाद योगी आदित्यनाथ एक नारा देते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये एक ऐसा नारा था जो कि हिंदू वोटर्स को यूनाइट करने के लिए दिया गया था। ये एक ऐसा नारा भी था जो कि हरियाणा में चल गया, जो कि महाराष्ट्र में चल गया, जिसने बड़े बड़े स्टेट में बीजेपी को हारते हारते जीत दिलाई। लेकिन इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई यूजीसी बिल, एक ऐसा यूजीसी बिल जो कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को इंसाफ दिलाता है। एक ऐसा बिल जिस बिल में लिखा हुआ है कि ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने अगर बोल भी दिया कि अपर कास्ट या फिर जनरल कोई बंदा उनको परेशान कर रहा है, उनको कास्ट की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो उस जनरल वाले बंदे की बात तक सुनी नहीं जाएगी
उसे कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसका पूरा करियर भी खत्म हो सकता है। एक ऐसी बीजेपी जो कि हमेशा से हिंदूज को यूनाइट करते आई है, जिसका हमेशा से नारा ही था कटेंगे तो बटेंगे, आखिर उनको क्या जरूरत पड़ गई इस बिल को लाने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी इलेक्शंस में ठाकुर और बनिया ब्राह्मण वोटर्स को नाराज करने के लिए अमित शाह एक ऐसा बिल लेकर के आए जिनको वो सिर्फ यूपी इलेक्शंस तक ही जारी रखेंगे, जबकि उसके बाद इस बिल्स को वापस ले लेंगे, जैसे उन्होंने फार्म बिल्स को वापस ले लिया? क्या योगी आदित्यनाथ को फंसाने की एक बहुत बड़ी चाल है सेंट्रल गवर्नमेंट की? लेकिन अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में और भी ज़्यादा नाम हैं, जैसे कि सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। ये एक ऐसे लीडर है आरएसएस से निकले हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को हारते हारते एक बड़ी जीत दिलाई है। पर यही बात भी बहुत सच है कि लाडली बहन जैसी योजनाएं जिसमें लोगों को पैसा दिया गया, मतलब कि औरतों को पैसा दिया गया, वो भी हर औरत जो कि 18 साल से ऊपर है, ऐसी योजनाओं से महाराष्ट्र और हरियाणा और कई सारे स्टेट में इलेक्शन जीतना आसान हुआ। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह ही अभी तक इस रेस में सबसे आगे हैं। अमित शाह की हमेशा से एक फिलॉसफी रही है कि बीजेपी में जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं उनको हमेशा ही एलिमिनेट कर दिया जाए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मनोहर लाल जोशी हो या फिर शिवराज सिंह ही क्यों ना हो। इन सभी बड़े नेताओं को जब वो लगातार इलेक्शंस जीत रहे थे, जब वो बड़े लीडर थे, उनको अपने रास्ते से हटाओ और मार्गदर्शन मंडल में डाल दो। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी में हमेशा से ही बड़े लीडर्स नए उभरते आए हैं आरएसएस से? तो आरएसएस ही तो डिसाइड करेगा कि कौन बीजेपी का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर हम इस बात की बात करें तो हमेशा से आरएसएस की सोच ये रही है कि एक बंदा जो कि हिंदुत्व को भी पास में रखे और एक बंदा जो कि इंडिया को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करे, इस बंदे को ही हमेशा ही बीजेपी और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो एक बंदा कौन हो सकता है? क्या ये योगी आदित्यनाथ है जो कि हमेशा से ही हिंदुत्व के मास्कॉट लीडर रहे हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ इस चीज़ में फिसल जाते हैं कि उनकी डिप्लोमेसी और बोलने की क्षमता कम है। मैं उनके बोलने की इस क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं जो कि रैलीज में वो बोलते हैं, रैलीज में हर नेता बोल देता है, पर मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि उनकी इंटेलेक्चुअलिज्म कितनी है, उनका लिबरल नॉलेज कितना है। क्या वो विदेशों में भी उस लेवल पे बोल पाएंगे इस लेवल पे वो इंडिया में रैलीज में बोलते हैं? लेकिन अमित शाह की अगर बात की जाए तो उनका नॉलेज कहीं ज़्यादा है योगी आदित्यनाथ से। लेकिन क्या बीजेपी हमें सरप्राइज कर देगी? बीजेपी क्या हमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के अलावा कोई नया प्राइम मिनिस्टर दिखाने वाली है? लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी 2029 का इलेक्शन जीतने वाली है? क्योंकि बीजेपी का लगातार डाउनफॉल शुरू हो चुका है, बीजेपी लगातार अनपॉपुलर होती जा रही है। लेकिन आप सोचेंगे कि मीडिया में तो ऐसा दिखता नहीं है। मीडिया में तो लगातार बोला जा रहा है कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग कई परसेंट 50-60% है, तो कैसे मोदी जी हार सकते हैं? मित्रों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया सच बोल रही है, तो इस मीडिया ने वो भी बोला था कि 2000 के नोट में चिप है, वो चिप तो आज तक मिला नहीं, तो आपको इनकी चीप जर्नलिज्म कैसे दिख रही है? तो सवाल ये है कि 2029 में क्या बीजेपी जीतेगी या फिर हारेगी? अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।